जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेडागॉगी पेडागॉगी सीडीपी जो पूरा हम पढ़ा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि सीटेट और आने वाले यूपी टेट और होने वाले एमपी टेट एग्ज़ाम के लिए या स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सीरीज़ है। 1000+ क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें 500 ओल्ड क्वेश्चन रहेंगे एंड 500 प्लस न्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे और डायरेक्ट वो क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। आइए। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूछा है कि बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, यानी एक शिक्षक दो या अध्यापक है वह सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह कह सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है, यानी वह शिक्षक असफल है। इसको होल्ड पर रख सकते हैं, सही बात है। सेकंड है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह गलत है, नेगेटिव है, तो यह आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक को यह उसके लिए यह थकाने वाला होगा, यह भी नेगेटिव होगा। भाई शिक्षक थक जाएगा इतना जल्दी, ठीक है भाई, ये नेगेटिव है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, फिर वो स्कूल करने का आएंगे, तुम देखने के लिए भर्ती हो रहे हो भाई। तो राइट आंसर क्या होगा इसका कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी होती है। वह कौन सी थीम है जो नर्सरी कक्षा में स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छी होती है। जो जिन्होंने एनटीटी किया होगा उनके लिए यह बहुत आसान होगा, वह क्योंकि वहाँ पे इन्होंने पढ़ा होगा। वह कौन सी है, मेरा परिवार। क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो सबसे पहले देखिए ईवीएस की पेडागॉगी में या ईवीएस में मैंने आपको जो लेक्चर्स दिए हैं उसमें मैंने आपको बताया था ना कि उसमें लिखा था कि प्राथमिक विद्यालय या क्या होता है प्राथमिक स्कूल, तो उसमें क्या दिया था, वह दिया था परिवार, फैमिली। तो वही है क्या, मेरा परिवार सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वह तुरंत परिवार से आए हुए होते हैं और परिवार ही उनके लिए एक समाज का कार्य कर रहा होता है जब वह प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्राथमिक कक्षा में बात की गई है। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। भैया कॉलेज में स्कूल में समूह बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है, वो भी समाजमिति में। कोई खेल वगैरह कराया जाता तो उसमें ग्रुप्स वगैरह बांटे जाते हैं बस। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, हमेशा केवल पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये आप रख सकते हैं, लेकिन या यहाँ पे ये पहला और दूसरा तो गलत हो जाएगा, विभेद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। टीचर क्यों अभिवादन करेगा, बच्चा अभिवादन करेगा ना, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें से एक राइट आंसर हो गया, तो सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। यहाँ वातावरण की चूँकि बात की गई थी क्वेश्चन में कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए, तो हमेशा टीचर कहानी नहीं सुनाता रहेगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा कि विभेद नहीं करेगा और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करेगा। ऐसा नहीं एक बच्चे को बैठा के अकेले से पढ़ाएगा, एकदम क्लास चल रही हो एक बच्चे को निकाल के बैठा के पढ़ा लिया, बाकी सब पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। यानी विभेद नहीं करेगा, सभी के लिए एक समान होगा। सारे बच्चे शिक्षक के लिए क्या होते हैं, एक समान होते हैं। नेक्स्ट है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, वह सा को वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, या किससे होगा, डिसलेक्सिया की शब्द जंगलिंग विकार या डिसलेक्सीमिया या डिस्मॉर्फिया से होगा। तो यह एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसमें वह सौ वॉज एक जैसी जो ध्वनियाँ होती हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है।
इनमें कौन सा है जो समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? पहला, समस्या मौलिक होती है। भैया समस्या मौलिक होती है, कहाँ से सीखा? सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है। केवल हम एक उपागम मतलब एक ही तरीके से शिक्षा या सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं? बहुत तरीके होते हैं, जैसे 2-2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 भी होता है, 2 + 2 भी 4 होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है? नहीं जी, समस्या कई सिद्धांत प्रकरण पर आधारित हो सकती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। जी हाँ, जब भी आपको देखते हैं पेपर आता है, कोई भी समस्या दी जाती है तो उसमें क्वेश्चन में ही उसको सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट दिए होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अब प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसा होगा? शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, या अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो प्रतिभाशाली है, क्रिएटिव है, वह अपने आत्मनिर्भर होगा अपने निर्णयों पर। वह अपने निर्णय स्वयं से लेगा। वह किसी पर भी आप कहेंगे तो ऐसा नहीं होगा किसी के ऊपर बर्डन होगा, या किसी काम के लिए वो यह सोचेगा कि यह व्यक्ति मेरी हेल्प कर दे तो मैं इस काम को करूँगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने निर्णयों के प्रति स्वयं आत्मनिर्भर होगा। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं, उनका क्रम हमें लगाना है। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण और पूर्व प्रक्रमण। तो इसमें से कौन कौन से आएंगे, इनका हमें सही चरण लगाना है। इसमें पहले क्या होगा? पूर्व प्रक्रमण, मतलब जो पहले से आता है। हम क्या कहते हैं, जब भी हम लेसन प्लान पढ़ाते थे क्या करते थे? तो पहले तो पूर्व अवधारणा, जो पहले से बच्चों का पूर्व ज्ञान होता था, पहले उसके बारे में जानकारी करते थे। तो क्या है? पूर्व प्रक्रमण होता था। श्रेणीकर, फिर श्रेणी में लगाते थे उसको, श्रेणी करते थे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें करना है। प्रतिक्रिया का फिर चयन करते थे तीसरे स्थान पे, कि कौन सी प्रतिक्रिया पहले होगी, पहले क्या पढ़ाया जाना है। फिर उसका क्रियान्वयन करते थे, फिर उसको यानी अप्लाई करते थे प्रतिक्रिया का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पहले होगा घा, फिर होगा गा, फिर होगा खा, फिर होगा का। तो राइट आंसर इसका क्या है? डी। सीखने संबंधी नियोग्यताएं। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः क्या होंगी? औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं सीखने संबंधी सामान्यताएं। या फिर सेकंड है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं। तो देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप बात को तो पहले ही आपको हटा देना है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। इसका भी कोई इस क्वेश्चन से संबंध ही नहीं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो सीखने संबंधी नियोग्यताएं, ये बात सही है, ट्रुथ है, कि उन्हीं बच्चों में पाई जाती विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित कर रही है कि मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित कर रही है? कि इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों को जवाब देने के योग्य नहीं है। निगेटिव बात तो करेंगे ही नहीं बच्चों के प्रति, तो ये याद रखिएगा हमेशा। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, ये भी आंसर नहीं होगा। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, या राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो इन दोनों से आप एक ही आंसर लगाएंगे। तो फिर से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको ध्यान सुनने आ रहा है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर बाद तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। बस आंसर यहीं पे है कि गणित की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, राधिका में क्या है, स्टीरियोटाइप है, या टीचर मतलब रूढ़िबद्ध है। तो
उसका क्या मानना है कि वो पक्ष ले रही है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। वह लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्ध है। किससे, कौन है, टीचर जो है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। सीखने के लिए आकलन, किसके लिए, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। यहाँ सिवाय पूछा तो इसमें से कौन सा है जिसके अलावा यानी सबके लिए वह आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखता है। केवल एक के, विद्यार्थियों की क्षमताएं या विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ। अगर बात की जाए सीखने के लिए आकलन की, तो विद्यार्थियों की क्षमताएं हों या विद्यार्थियों की त्रुटियां हों या उनकी अधिगम शैलियाँ, ये तीनों आपका रिलेटेड हैं, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर सीखने के आकलन के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। मतलब दो भाई हैं, ठीक है, जुड़वा भाई हैं दोनों, और एक को आर्थिक रूप से मतलब जो बहुत ही संपन्न, मान लीजिए एक जैसे अंबानी का हो गया, ठीक है, अंबानी के परिवार ने एक को गोद ले लिया और दूसरे को एक निर्धन परिवार ने, सुदामा जी के घर वालों ने गोद ले लिया मान लीजिए। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। मतलब उनका बुद्धि लब्धांक यानी जो IQ है उसमें से क्या सर्वाधिक होने की क्या अवलोकन किया जा सकता है। सॉरी, इसका आंसर्स नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर्स के रूप में। देखिए इसमें क्या होगा कि दोनों के बुद्धि लब्धांक जो होंगे उससे कोई लेना देना नहीं होता है सामाजिक और आर्थिक रूप से। ओके, याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर ऐसी बात करता है तो यह क्वेश्चन आया हुआ भी हुआ प्रीवियस ईयर का, एक समान जुड़वा भाइयों को लेकिन सामाजिक आर्थिक स्तर कभी बुद्धि लब्धांक यानी IQ को फर्क नहीं डालते हैं। तो यह क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्रभावित नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। इनमें से कौन सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो दौड़ना, चढ़ना, लिखना या फुदकना। तो सूक्ष्म गति यानी लिखना होगा। इसमें आपकी क्या होती हैं, जो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, जो सूक्ष्म गति कौशल है, इसमें क्या होते हैं, आप उंगलियों से लिखते हैं। फुदकने में क्या करेंगे, आप पैरों से कूदेंगे, पूरा शरीर का इस्तेमाल होगा। चढ़ने में भी, दौड़ने में भी। ये क्या है, सूक्ष्म गतिक लिखना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो जाहिर बात है सामाजिक की इसमें बात आएगी। या इसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, तो भाई कोई बात नहीं करता है पूरे उसमें आपके साइकोलॉजी में कि स्टूडेंट को कार्य दिया जाए। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। भैया टीचर एक फैसिलिटेटर होता है और वह सहयोग करता है, अगर तो सहयोग तो करेगा ही, बस हाँ आपको पूरा कभी भी काम नहीं कर देना है, बल्कि आपको फैसिलिटेटर की भूमिका निभाना है, जिससे कि बच्चे अपने से जितना, हमें क्या करना है, हमें एक बस स्केप फोल्डिंग करना है, उन्हें हल्का सा थोड़ा सा उन्हें बस बता देना है, हिंट दे देना है, लेकिन पूरा कार्य कभी नहीं करना है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। भैया ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये राइट आंसर होगा। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, किसका, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का, या बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का। तो भैया जीवन के बारे में परितृप्ति का भाव कोई नहीं जान सकता, आत्मसिद्धि के भाव की नहीं बात की है, किशोर की बात की गई, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बचपन में किया गया था अपराध था ना, तो किशोर अवस्था में आ चुका है, तो दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है,
ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं उन्हें क्या होता है? पहला आपका ऑप्शन है डिस्थीमिया या डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया। तो इसका क्या होगा? डिस्ग्राफिया। यह एक प्रकार का विकार होता है डिस्ग्राफिया, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, यहाँ दिया ना, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। इसमें बच्चों को लिखावट और समझने की क्षमता पर असर होता है, लिखने वगैरह में होता है डिस्ग्राफिया। आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन क्या है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी है, यह वास्तविक कक्षा में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है, यह पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? अनुशासित स्वभाव को देगा, या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को देगा, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति को देगा, या स्मृति को देगा? तो जाहिर सी बात है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को देगा। निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति है। निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति है। सेकंड है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। और थर्ड है कि प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यक्रम में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, इससे शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। या लास्ट है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, विद्यार्थियों के सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें अंतःविषयी अनुदेशन व का सर्वोत्कृष्ट लाभ पूछा था, तो लाभ यही है इसका। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ऐसे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास की निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास या नैपुण्यता अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। किसके अलावा? इनमें सृजनात्मक चिंतन के लिए सीमित अवसर उपलब्ध कराते हुए, तो या तो सही होगा कि हाँ, सृजनात्मक चिंतन के लिए हम उन्हें कई अवसर उपलब्ध कराएं, या जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करें, भैया किसी भी स्टूडेंट की अपेक्षा नहीं करनी। तो क्या बना, किसके अलावा पूछा था ना, तो यहाँ निगेटिविटी की बात की गई है, तो राइट आंसर ये होगा इसके अलावा, क्योंकि मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने अच्छा होता है और मुक्त खेल के लिए समय देना, तो ये भी क्या होगा, राइट होगा। लेकिन इसके अलावा ये राइट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। यह क्वेश्चन आपका देखिए कई बार पूछा गया है और रिपीटेड होता रहता है यह क्वेश्चन, या आपका भाषा में पूछ सकता है, यहाँ पे भी पूछा गया है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है। स्वनिम जो होती है बोलचाल भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम विशेषता है, जिसके द्वारा किसी कही गई बात का या कही जाने वाली अन्य बात पर अंतर स्पष्ट किया जाता है। यह भाषा की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय। यहाँ पे सिवाय बात कर दी ना,
जहाँ सिवाय हो जाएगा, यानी निगेटिव हमें ढूंढना है, इसमें से कौन सा निगेटिव है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। क्या है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। जी हाँ, ये बात सही है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं, इमोशन जो इंटेलिजेंस है वह आपका IQ से संबंधित नहीं, ये भी बात सही है। थर्ड, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है और विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जी हाँ, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, यह आपका राइट नहीं है, यह निहितार्थ नहीं देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत पे इन तीनों की बात लेकिन कही गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, या बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि, या बाह्य कारक। तो कौन सा है जो सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि, या क्या होता है, या आपको अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। कैसे रूप से, उच्च, मध्य, कम से कम या पूर्ण। तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं हमेशा। 16 वर्षीय बच्चा जिसका बुद्धि लब्धांक परीक्षण 75 है, यानी इसका फॉर्मूला था ना, तो ये क्या होगा, IQ कितना है, 75 है। 16 वर्षीय बच्चा है, 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु ये 16 है इसकी, ये इधर 16 वर्ष का बच्चा है। मानसिक आयु निकालना, आप निकालिए 25 3 75, 25 चौको 100, 4 चौक 16, और अब क्या जाएगा, MA = 3 × 4। राइट आंसर क्या आएगा आपका, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष इसकी क्या है, आयु हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष इसकी मानसिक आयु हो जाएगी। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। अन्य शिक्षकों का समावेशन होना चाहिए, विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए, या अभिभावकों का समावेशन होना चाहिए, विद्यार्थियों का बहिष्करण होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं। अन्य शिक्षकों का क्यों होगा, अभिभावकों का समावेशन क्यों होगा, यहाँ विद्यार्थियों का समावेशन होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो की बात की जाएगी तो विद्यार्थियों का समावेशन जो होना जरूरी है। नेक्स्ट है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। देखिए, समावेशन से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो सफल समावेशन के लिए आवश्यकता होती है डैश के सिवाय, यानी यहाँ भी हमें निगेटिव की बात करनी, याद रखना, निगेटिव ज़रूर ध्यान रखिएगा। सिवाय, जहाँ सिवाय आ गया है तो यानी उस एक के अलावा बाकी सब पॉजिटिव है, तो निगेटिव को आंसर लगाना है। तो देख के पता चल रहा है कि भैया पृथक्करण की हम बात नहीं करते हैं, कभी भी अलग करने की तो बात करते नहीं, यानी ये निगेटिव, यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसके अलावा समावेशन को और सबकी आवश्यकता होती है, क्षमता संवर्धन की भी होती है, अभिभावकों की भागीदारी की भी होती है, और संवेदनशील हमें बनना पड़ता है जब हम समावेशन करते हैं। किसी भी जैसे दिव्यांग बच्चों का समावेशन करना पड़ता हमें, अगर आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं, इमोशन नहीं है, तो आप उन्हें नहीं पढ़ा सकते। जी हाँ, मैं स्पेशल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे मालूम है। देखिए, इस चीज़ को, अगर आप संवेदनशील नहीं हैं, आप उनको एक बार डांट भी दीजिए ना, तो आपसे ज़िंदगी भर बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये वहाँ पे इमोशंस का बहुत ही उपयोग करना पड़ता है, बिना इमोशंस के आप उनका समावेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। इसका सर्वोत्तम तरीका क्या होगा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, या विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, या संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप आंसर पे जाएंगे, या तो इस पे जाएंगे या तो
इस पे भी जा सकते हैं, या फिर भर्ती करने पे, लेकिन ये तीनों आंसर गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना पड़ेगा आपको, तभी आप लिंग भेदभाव से बचने में ये सर्वोत्तम तरीका। आप कब तक मतलब बराबर भरने की अगर वो बात होगी तो ये तो ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा, आपने बराबर भर लिया लेकिन उसके बाद भी तो लिंग पक्षपात हो सकता है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अधिसंज्ञान लेंगे अगर कोई ऐसा काम करता है तो यह सबसे उचित तरीका होगा। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? या हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, या वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन कर सकता है, या यह सार्वभौमिक धारण रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यह शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन एक सेकेंड की इसका राइट आंसर होगा कि यह हाथ में किए एक सेकेंड विद्यालय में लिंग भेदभाव। इसका राइट आंसर होगा कि यह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने में औचित्य वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऐसा कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा जो विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित हैं, उनको प्रोत्साहित कैसे करेंगे? तो आवासीय विद्यालय खोलना, जिससे वो वहाँ पे रहकर पढ़ भी सकें। तो आवासीय विद्यालय खोलना इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट डे पे गणित यानी मैथ की पेडागॉजी का वीडियो बनाऊंगा, और हिंदी की पेडागॉजी और मैथ की पेडागॉजी कोई नहीं पढ़ाता है यूट्यूब पर, फिर बहुत ही थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी आए थे। ओके, जय हिंद, जय भारत।